Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to start a new chapter of the class 11th chemistry and ये आपका term 2 syllabus का chapter है. As you all know, जो आपका term 2 है इस year उसमें आपके total 6 chapters आ रहे हैं. S block elements, P block element and hydrocarbon from the part 2nd of your book and states of matter, thermodynamics and equilibrium from the part 1 of your chemistry book. सो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है एस ब्लॉक एलिमेंट वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे. एंड अगर आपको जानना है इनमें से किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. उस वीडियो में मैंने कंप्लीटली कवर किया है कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक है जो सीबीएसई ने इस टर्म में एक्सक्लूड किए हैं. सो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ. इसमें हमें दो ग्रुप्स को डिस्कस करना है. बेसिकली जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. उसे हम कंप्लीटली कवर अप करेंगे. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर. स्टार्ट करते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें बच्चों, अगर हम ओवरऑल अपना पीरियोडिक टेबल देखिए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो पीरियोडिक टेबल की. इस पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. जो आपके पहले दो ग्रुप्स हैं वो आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में. जो आपके ये देख सकते हो सेंटर वाले जितने भी हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 ये आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में. एंड देन ग्रुप 13 to 18 दीज कम इन द पी ब्लॉक एलिमेंट. एंड डी ब्लॉक एलिमेंट में ही जो 4F और 5F सीरीज इंक्लूड होती है उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल हो गया. इसको हटाते हैं. हमें क्या डिस्कस करना है? दीज टू, द ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2 एलिमेंट्स. इनको हमें डिटेल में स्टडी करना है. अब जैसे हम बात करें इस ब्लॉक एलिमेंट की तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एंड फिर हम इन दोनों ग्रुप्स के लिए इंडिविजुअली कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी देखेंगे. पीरियोडिक टेबल में क्या ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, करेक्ट. देन हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये कैसे कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स की. बच्चों जो ग्रुप 1 है आपका वो आपका पीरियोडिक टेबल का पहला ही ग्रुप है. एंड उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. फ्रांशियम बिकॉज रेडियो एक्टिव होता है एंड उसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत कम होता है. ये स्टेबल ही नहीं होता कि हम इस पे स्टडी कर पाए. इसलिए हम लिथियम से सीजियम तक के ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, इसी के कंपाउंड्स पे स्टडी करते हैं. बात करें अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बच्चों, ग्रुप 2 में आपके आ जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. ग्रुप 2 में हमें इन 5 एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करना है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके ट्रेंड्स को सीखना है. ठीक है जी. अगर ग्रुप 1 की बात करें तो इसके बच्चे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज NS1. इसका मतलब क्या है? जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो इसके वैलेंस शेल में आता है जो कि है S सबशेल. अगर ग्रुप 2 की बात करें तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2. मतलब जो इसका लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे है? जो इसका S सबशेल होगा उसके अंदर. एंड ये हमें पता भी है, ये हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में स्टडी भी किया था कि जिस सबशेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है. सो हेंस इट इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ये तो हो गया ओवरऑल कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक में. अब हमें क्या करना है? सिर्फ ग्रुप 1 एलिमेंट्स की डिटेल स्टडी करनी है पहले एंड सिमिलरली देन वी विल मूव ऑन टू दी ग्रुप 2 एलिमेंट्स. स्टार्ट करते हैं. जी ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम को अभी हम यहाँ पे लीव कर देंगे. ठीक है जी. स्टार्ट करते हैं इनके ट्रेंड से जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन अभी भी मैंने आपको बताया क्या होती है. इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है NS1. सब याद रख सकते हैं. पहला इलेक्ट्रॉन और वो भी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसमें
मतलब ग्रुप 1 में जो इलेक्ट्रॉन आता है वैलेंस शेल वाला लास्ट, वो किसके अंदर आता है, आपके एस सब शेल में। फर्स्ट हम बोल सकते हैं इन द सेंस कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में आता है, आपके एस सब शेल में। कॉन्फ़िगरेशन देखिए इंडिविजुअली भी, तो लिथियम के लिए क्या हो जाता है, योर 1s2 2s1, सोडियम के लिए 3s1 4s1 5s1 एंड 6s1, एंड हेंस वी कैन से जनरल कॉन्फ़िगरेशन एज ns1। ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब पीरियोडिक ट्रेंड में जो सबसे सिंपल ट्रेंड हम पढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है, दैट इज योर रेडियस। ईदर इट इज एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, दोनों का ट्रेंड यहाँ पे क्या फॉलो होता है, सेम फॉलो होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो रेडियस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज। क्लासिफिकेशन में हमने ट्रेंड पढ़ा था कि जो रेडियस होता है दैट डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड एंड इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है इसका, बिल्कुल हमारे पास एक बेसिक और सिंपल सा रीजन है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन the atomic size is increasing. Obviously atomic size increase हो रहा है डाउन द ग्रुप, न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, जो न्यूक्लियस है और जो फाइनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यही ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होगा अगर हम इनमें कंपैरिजन करें। सो लिथियम विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सीजियम विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस। क्लियर है पॉइंट, ठीक है जी। दो ट्रेंड्स अभी हमने डिस्कस कर लिए, first इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड ट्रेंड विच इज इट्स रेडियस। थर्ड ट्रेंड जो हमें देखना है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम सबको पता है। whenever we remove an electron from a neutral atom, the energy released in that process is known as ionization energy. For example, अगर मैं लिथियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा के इसको आयनाइज कर देती हूँ, Li+ केटायन बना देती हूँ, सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगेन इसका ट्रेंड देखना है कि ये क्या ट्रेंड फॉलो करेगा। तो देखते हैं, इसमें अगर आप कंपैरिजन करो तो देखो डाउन द ग्रुप हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इट increases along a period and ionization energy decreases down the group. So अगर हम कंपैरिजन करें तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। रीजन की बात करें तो क्या होता है, देखो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम की बात करें, सो ये मान लेते हैं हम लिथियम है और ये लिथियम का न्यूक्लियस है और ये लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे आप देखो कि जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, एक दूसरे के बहुत पास है। तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव नहीं होने देगा। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा हाई। अगर सीजियम की बात करें, ये लिथियम का अगर साइज था तो सीजियम का साइज हम मान लेते हैं ये, ठीक है जी। ये सीजियम का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये सीजियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। सो इसके बीच में डिस्टेंस आप देख रहे हो इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल पे या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत कम है। मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना भी चाहूं तो मैं बस थोड़ी सी एनर्जी दूंगी और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये न्यूक्लियस अब इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो इसको हम इजिली जस्टिफाई कर सकते हैं। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये क्या हो जाएगा, सीजियम आयनाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सीजियम आयन। क्लियर है जी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। सो हम बोल सकते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इज
decreasing. Moving on to the fourth trend which we need to study, it is hydration enthalpy. I hope, I'm not sure whether it is already discussed before this topic, the term hydration enthalpy. जो भी है एक बार डिस्कस तो कर लेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे, तभी ट्रेंड समझ सकते हैं. चलो, हाइड्रेशन एंथैल्पी पता है नहीं पता है हम समझते हैं इसको, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है. एंथैल्पी है ये तो क्लियर है, एक तरह की एनर्जी ही रिलीज हो रही है. ठीक है. हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? ये टर्म हमने पहले हमेशा सुना ही हुआ है, ऐसा तो नहीं है कोई न्यू टर्म है. हाइड्रेशन का मतलब है किसी का हाइड्रेट होना, किसी में हाइड्रेशन होना. जैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी की भी बात करें बच्चों, तो हम बोलते हैं जैसे हम वाटर का कंजप्शन डिक्रीज कर देते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी. कंज्यूम मोर वाटर, दैट मीन्स उसको हाइड्रेट रखो. मतलब वाटर की प्रेजेंस होना ही क्या शो करता है? हाइड्रेशन. सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हम एक ट्रेंड स्टडी करेंगे कि ये जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनमें से कौन जल्दी हाइड्रेट हो जाता है और कौन कम हाइड्रेट होता है. अब ऑब्वियसली जो ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट हो पाएगा उसमें एनर्जी भी उतनी ही रिलीज होगी, सो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. जो अच्छे से हाइड्रेट नहीं हो पाएगा दैट मीन्स वो हाइड्रेशन फेवरेबल नहीं है उसके लिए और उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी. ठीक है जी, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इजीली बाइंड कर पाता है, उनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका अच्छा हो पाता है. यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें सीजियम का, तो सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसको अगर मुझे हाइड्रेट करना है तो आप ये देखो, लिथियम अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करेगा, मतलब लिथियम के अराउंड अगर हम वाटर मॉलिक्यूल बनाए तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल में ही हाइड्रेट हो जाएगा. अगर सीजियम की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पता नहीं कितने मॉलिक्यूल लगे इसको पूरा हाइड्रेट करने के लिए, पूरा गीला करने के लिए. सो ऑब्वियसली लिथियम इजीली हाइड्रेट हो जाएगा. ठीक है जी. सो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू सीजियम. ओके. सो ट्रेंड क्या हो गया? डाउन द ग्रुप आपकी क्या हो रही है? हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई है. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम हाइड्रेशन नहीं करेगा, आयंस का हाइड्रेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस बना लेते हैं और वाटर में जैसे ही जाएंगे आयनाइज हो जाएंगे. सो आयंस की बात होगी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इनकी आयंस है Li+, ये ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट होगा एज कंपेयर टू Na+, K+, Rb+ एंड C+. सो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, एक कंक्लूजन देना चाहें, तो हम बोल सकते हैं दैट स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी. जितना छोटा आयन होगा वो उतनी जल्दी हाइड्रेट हो जाएगा, उतना अच्छा वाटर से बाउंड कर पाएगा और उनके बीच में उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. एज अ रिजल्ट जो एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होगी. सो स्मॉलर आयन ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी, बिगर आयन lesser hydration enthalpy. So this is a new trend which we have studied. This was not discovered in your chapter classification. So I think it is a nice and important point. इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है. चलो जी, अभी हमने ट्रेंड्स बच्चों सारे कवर कर लिए हैं. अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. सो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें उसमें हमारा जनरली नेचर ही आता है. मेटल्स है, मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है. मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना, सॉलिडस होते हैं. मोस्टली अगर स्टेट की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली सारे मेटल्स. ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, अब कंडक्टिविटी की बात करें, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई. सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? हाई होता है. सो ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई. सॉरी, लो होता है, जल्दी मेल्ट और बॉइल हो जाता है. ठीक है जी. अब एक जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट बिकॉज वो एक न्यू टॉपिक है एंड डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बिकॉज ये जो जनरल वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है सब बच्चे को आती है, ये 10th से हम लोग पढ़ रहे हैं. बट जो टर्म हम न्यू सीख रहे हैं, जो पहले हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जामिनर भी उसको जज करना चाहेगा
जज भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, वो जानना चाहेगा कि क्या वो न्यू चीज या न्यू कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, चलो। सो जो न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात हो रही है दैट इज कलर ऑफ द फ्लेम। सो बेसिकली इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, हमारे एल्कली मेटल्स हैं, इनको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर इनको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, डायग्राम पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना, ठीक है। सो एल्कली मेटल्स है, अगर हम उनको हीट कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्लेम जनरेट होती है जिससे हम हीट कर रहे हैं, उस फ्लेम में एक पर्टिकुलर कलर विजिबल हो जाता है, जो हर कंपाउंड के लिए नहीं होता। नॉर्मली हमारे फ्लेम क्या होती है, या तो कलरलेस होनी चाहिए, बट उसमें हम कंपाउंड अपना ऐड करते हैं, जो हमारे घर में भी हम यूज करते हैं। फ्लेम क्या होती है, ब्लू कलर की विजिबल होती है ना, आपका स्काई ब्लू कलर का फ्लेम होता है। बट इन कंपाउंड्स को जब हमने हीट किया, पर्टिकुलरली एल्कली मेटल्स को, तो देखा गया इनमें डिफरेंट कलर ऑब्जर्व हो रहा था फ्लेम का। अब उसका रीजन सोचा गया क्या हो सकता है, तो रीजन हमने जो बताया कलर का, दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज वो विजिबल रीजन में कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है। कैसे देखते हैं, एल्कली मेटल है, ठीक है, सोडियम की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो इजिली आयनाइज हो सकता है और Na+ बना सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले तो सोडियम के साथ बाउंड था, जैसे ही मैंने इसको हीट किया, हीट करते ही ये Na+ और इलेक्ट्रॉन में फॉर्म हो गया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अर्लियर इट वॉज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, एज सुन एज आई प्रोवाइडेड एनर्जी बाय हीटिंग इट, इट गोज अप टू द एक्साइटेड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, अब ये पहुंच गया है एक्साइटेड स्टेट में, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है। अब कोई भी जो हमारा एलिमेंट है या कोई भी स्पीशीज है, एनीथिंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स, सबको क्या चाहिए होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हम किस तरफ मूव करते हैं, टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। और हमें ये चीज पता है कि जहां एनर्जी ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करें तो इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में ज्यादा है या एक्साइटेड स्टेट में, ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी है तभी ये ऊपर गया ट्रांजिशन करके। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा है बट स्टेबिलिटी क्या है, कम है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस ट्रांजिशन करता है और ग्राउंड स्टेट में आता है। अब जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी कम हो रही है, दैट मीन्स ये एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट करता है। इट एमिट एनर्जी, और ये एनर्जी बच्चों जो एमिट होती है, ये एमिट हो रही है विजिबल रीजन में। जब भी कोई ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होगा तो उसमें कलर हमेशा जनरेट होगा। यही रीजन है कि एल्कली मेटल्स को जब हम हीट करते हैं तो जो फ्लेम जनरेट होती है दैट इज ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। तो ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी क्या देते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को। एक न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी थी, आई थिंक ये आपको पहले नहीं पता होगी, है ना, ये चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है जी, अभी हमने ट्रेंड्स सारे स्टडी कर ली है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए, एंड इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर ली है। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए वही सेम प्रॉपर्टीज हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए भी स्टडी करेंगे, एंड जो वेरिएशन होगा उसको नोटिस करेंगे। यहाँ पे हमें टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए स्टडी करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेसिकली अगर हम इन मेटल्स को किसी और कंपाउंड के साथ या किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, किस तरह का रिएक्शन प्रोसीड करता है, वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। वी हैव टू स्टडी रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, its reducing nature and how it forms solution in liquid ammonia. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, विच इज रिएक्शन विद एयर। ये हम सबको पता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स।
अगर हम इनका कॉमन नेम देखें वो भी यही होता है। जो हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, एंड जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबका नेचर क्या है? मेटालिक। बिल्कुल ठीक है। मेटल सब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बच्चों, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में बहुत अच्छे से किया हुआ है। सो ये चीज हमें पता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सो हम यहाँ पे नया क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ नया पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरह का मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है कि जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये सब एक जैसा ऑक्साइड नहीं बनाते, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लिथियम की। लिथियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जो हमने बचपन में एक छोटी सी ट्रिक सीखी थी, बचपन ही बोल सकते हैं ना, आई थिंक 6th-7th में हमने स्टार्ट कर दिया था केमिकल फॉर्मुलेस बनाना। सो वो कैसे बनाते हैं भाई? जो लिथियम है वो आपका साइड में देख लो यहाँ पे Li+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो ऑक्सीजन आयनिक है वो O2- में एग्जिस्ट करता है, राइट। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो वैलेंसी है वो नीचे आ जाती है एंड इट बिकम्स Li2O। इस तरह से हमने किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीखा था कि उनके आयंस के फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड बैलेंसिंग कर दो। Li2O बिल्कुल ठीक है, बनता भी यही है एक्चुअली में। इसको हम बोलते हैं लिथियम मोनोक्साइड। ठीक है, ये एक सिंपल ऑक्साइड है जो हमारा बनना चाहिए। सिंपल ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हो या मोनोक्साइड बोल सकते हो। अब बात करते हैं अपने सेकंड एलिमेंट सोडियम की। सो इस अकॉर्डिंग जो लॉजिक हमने लिथियम के साथ लगाया उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग बस यहाँ पे सोडियम ही तो हो गया, चार्ज तो सेम ही है। सो यहाँ पर Na2O बनना चाहिए था, बट एक्चुअली में जब ऑब्जर्वेशन की गई तो देखा गया सोडियम ये वाला ऑक्साइड बनाता तो जरूर है बट बहुत ही कम अमाउंट में। ये वाला इसका कॉमन ऑक्साइड नहीं होता बट एक्चुअली में ये बनाता है Na2O2। अब ये कैसे हो गया? सोडियम प्लस में ही रहेगा हमेशा, ऑक्सीजन हमेशा हमने O2- पढ़ा है तो बनना तो Na2O ही चाहिए था। ये Na2O2 बना कैसे? इसमें जरूर कुछ ना कुछ आयन में भी चेंज हुआ होगा। अगर हम यही ट्रिक लगा रहे हैं तो ये तो कभी भी फेल नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके लिए हम करेक्ट आयन अब चूज करेंगे। सो बच्चों ये जो ऑक्साइड होता है ये सिंपल ऑक्साइड आपका नहीं होता, ठीक है, ये आपका होता है पेरोक्साइड। ठीक है जी, पेरोक्साइड ये बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपका सोडियम है वो Na+ की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको फिर आप देख लेना, Na+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जो ऑक्सीजन है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ O एंड इट इज 2 सो यहाँ पे अगर आप देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके वही चीज हुई जो अभी हम देख रहे थे, 2 नीचे आया। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो यहाँ पे आयन एक्चुअली में ऑक्सीजन का प्रेजेंट था दैट वाज नॉट O2- सिंपल मोनोक्साइड, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड आयन विच इज O2 आयन। सो सोडियम हमारे पास सिंपल ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्या बनाता है ये बनाता है हमारा पेरोक्साइड। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड जो हमारे नेक्स्ट है पोटेशियम, रुबीडियम और सीसियम। बच्चों ये तीनों एक जैसे ऑक्साइड बनाते हैं, ऑल्दो लिथियम और सोडियम से ये भी डिफरेंट है। देखते हैं कैसे। पोटेशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम तीनों में से कोई भी ले सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें ऐड करिए ऑक्सीजन, तो या तो हमारे अकॉर्डिंग K2O बनना चाहिए था या फिर K2O2 बनना चाहिए था अगर पेरोक्साइड है, बट यहाँ पे इससे भी डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, इट इज KO2। इसी KO2 को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है जी, सुपर ऑक्साइड बनता है। इसमें अब क्या आयन है, ऑब्वियसली K तो प्लस की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, चेंज कहां हो रहा होगा, ऑक्सीजन में। देखते हैं क्या चेंज है। ये कैसे बनता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर नीचे तो 2 है ना, और यहाँ पे 2 नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ माइनस चार्ज होगा, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन सकता है, KO2। ये वाला जो आयन होता है जिसमें O2 के ऊपर सिर्फ एक माइनस चार्ज होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन।
ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने 3 तरह के ऑक्साइड देख लिए, सिंपल ऑक्साइड, पेरोक्साइड्स एंड फाइनली सुपर ऑक्साइड्स। सो ये सभी ऑक्साइड्स बहुत इजीली और अच्छे से फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बहुत अच्छे से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। एंड यही रीजन है कि अगर हमें रिएक्शन प्रोसीड नहीं कराना, हमें चाहिए कि अपना जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में ही रहे, तो हम उसको किस में डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, टू अवॉइड द रिएक्शन विद एयर। क्लियर? चलो, moving on to our second type of reaction, which is reaction with water. अब आप लोग ये बताओ, अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? अगेन हम मेटल का ही रिएक्शन करा रहे हैं। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों क्या बनता है? हाँ जी, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन अभी हम लिखेंगे, तब तक आप ट्राई करो रिएक्शन कैसे बनेगा मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड। ओके, मेटल आप कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, सब के सब एक जैसे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सो आप यहाँ पे इसको ले सकते हो, कोई भी मेटल ले लीजिए, एम ही ले लेते हैं क्योंकि पांचों जो हमारे एल्कली मेटल्स है सब इसको सेम वे में रिएक्शन देंगे। सो मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स MOH विच इज मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो कोई भी मेटल हो, सब ऐसे ही बनाएंगे ऑक्साइड, LiOH, राइट, NaOH, RbOH एंड सो इस तरह से आपके हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। वाटर के साथ भी हमें पता है एल्कली मेटल्स जल्दी से रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो सब ऐसे ही रिएक्शन देते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम भी रिएक्ट करता है और LiOH ही बनाता है, सेम रिएक्शन होता है, बट इतना ज्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं होता, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। रीजन भी, एक तो लिथियम का साइज बहुत छोटा है और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। दोनों का रीजन हम ट्रेंड्स में स्टडी कर चुके हैं। अब क्योंकि लिथियम छोटा है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है, एंड मैंने आपको अभी बताया था हाइड्रेशन एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है एंड इसीलिए उसका वायलेंट रिएक्शन इसमें नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? चलो, अपना थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ये सेकंड टाइप था। थर्ड इज रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद डाइहाइड्रोजन। सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल क्या बना लेंगे? हाँ जी, MH, विच इज योर मेटल हाइड्राइड्स। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एज सच डिफरेंस नहीं है। सारे मेटल्स जितने भी हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हाइड्राइड। कोई भी मेटल हो, सब। सो ये वाला बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ केमिकल रिएक्शन। द फोर्थ केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। अब जो मेटल्स हैं, जब वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम वे में ही करेंगे सारे मेटल, इसमें भी कोई एज सच एक्सेप्शन नहीं है रिएक्शन करने में। रिएक्शन सब में सेम होगा। मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली मेटल हेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। चलो एग्जांपल देखते हैं। सोडियम मेटल है, एल्कली मेटल, हेलोजन Cl2 लिया, रिएक्शन किया, NaCl बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल रिएक्शन था, बैलेंसिंग कर लेंगे बाकी हम। जितने भी मेटल है सब ऐसे ही मेटल हाइलाइड बनेंगे। तो मेटल हाइड कौन से होंगे? LiCl। अगर हम सिर्फ क्लोरीन हेलोजन ले रहे हैं तो NaCl, KCl, RbCl, CaCl। सिमिलरली हेलोजन अगर फ्लोरीन होगा तो LiF, NaF, KF एंड सो ऑन। सो यही सेम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन से ग्रास्प करनी है और याद रखनी है, दैट इज द टाइप ऑफ हैलाइड फॉर्म्स। If we normally see, there is a metal. Metal easily loses its electron because of its low ionization enthalpy, and so obviously it is easier for these metals to form ions, right? Ions form होंगे, that means M plus form होगा, और ये M plus easily halide ion के साथ X minus के साथ combine होके क्या बना लेगा? NX. सो ये जो हेलाइड का फॉर्मेशन हुआ मेटल के साथ, इसके अंदर आयंस इन्वॉल्व थे। सो ऑब्वियसली वी विल से दैट दिस इज द टाइप ऑफ आयनिक हेलाइड बिकॉज इट कंटेन्स एटम्स इन द आयनिक फॉर्म।
बट एक्सेप्शनल यहाँ पे क्या चीज है कि अगर हम इन सब में कंपैरिजन करें तो ये सब आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली लिथियम, सो जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, जितने भी लिथियम के हैलाइड्स हैं उनमें आप ऑब्जर्व करोगे कोवलेंट नेचर। अब ये पॉइंट है समझने वाला कि लिथियम के ही हैलाइड जो है वही कोवलेंट नेचर क्यों शो कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स कोवलेंट नेचर क्यों शो नहीं करते। तो ये पॉइंट हम समझ सकते हैं यूजिंग फेजान्स रूल। ठीक है, जो आपका चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट नो बॉन्ड इज कंप्लीटली 100% आयनिक और 100% कोवलेंट इन नेचर। कोई भी बॉन्ड ना तो 100% प्योर कोवलेंट होगा, ना ही 100% प्योर आयनिक होगा। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मिक्सचर, राइट। बट ये है कि किसी में कम होगा परसेंटेज, किसी में ज्यादा होगा। तो नॉर्मली ये जो हमारे आयनिक हैलाइड्स हैं इनको हम आयनिक में क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इसमें आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम है और कोवलेंट कैरेक्टर बिल्कुल मिनिमम है, सो हम इनको आयनिक हैलाइड बोल सकते हैं। बट जब बात आई लिथियम के हैलाइड्स की तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी था बट कोवलेंट कैरेक्टर का भी एक बोल सकते हैं मॉडरेट अमाउंट प्रेजेंट था जो कंसिडरेबल था। अब ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ लिथियम ने कोवलेंट कंपाउंड्स बनाए, कुछ तो इसका रीजन होना चाहिए। सो ये हम जस्टिफाई करते हैं फेजान्स रूल से। फेजान्स रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कब डेवलप होता है। उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर जो हमारा केटायन है उसका साइज स्मॉल होता है ना, अगर आपको याद हो, और जो हमारा एनायन है उसका साइज बड़ा होता है, तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। अगर केटायन छोटा है तो उसके पास छोटे से एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, तो वो एनायन को इजीली क्या कर पाता है, पोलराइज कर पाता है अपनी तरफ। ये फेजान रूल कहता है। सिमिलरली अगर एनायन का साइज बड़ा है तो वो इजिली उस छोटे केटायन से जिसका चार्ज बाय साइज रेशियो कम है उससे इजिली क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होती है और इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। सेम चीज आप ऑब्जर्व करोगे लिथियम के हैलाइड्स में। अगर लिथियम अगर आप कंपैरिजन करो, क्योंकि अगर आप हैलाइड्स की बात करो इन सब में जो एक्स है वो तो सब में क्लोरीन है, राइट। चेंज क्या हो रहा है, केटायन का साइज। सो स्मॉलर द केटायन ग्रेटर द कोवलेंट नेचर। सो यहाँ पे लिथियम हमने पढ़ा ही था ट्रेंड में कि स्मॉलेस्ट केटायन होता है। सो दैट इज द रीजन दैट लिथियम हैलाइड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर। सो ये आपका एक्सेप्शनल पॉइंट था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन है तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अप्लाई करना है। इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एंड एज यू नो कि जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है बच्चों, दैट इज नाउ सब्जेक्टिव, है ना। उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब्जेक्टिव भी आएंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, सो दैट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वाई लिथियम क्लोराइड इज कोवलेंट इन नेचर, सो आपको पूरा अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, चलो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हमारा 4th रिएक्शन था। मूविंग ऑन टू आवर 5th रिएक्शन। ओके, आवर 5th रिएक्शन इज रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स। अब ये रिड्यूसिंग नेचर क्या टर्म है, हम सबको पता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो उसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्लासिफाई करते हैं, है ना जी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब आप लोग मुझे सोच के ये बताओ कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, दीज एम मेटल्स, ये ऑक्सीडाइज इजिली होंगे या रिड्यूस इजिली होंगे, दैट इज द सॉरी पॉइंट है। सो अल्कली मेटल है, हमें पता है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली लो होती है और इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन बना लेते हैं, राइट। M+ इजिली फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होंगे बच्चों वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एंड हमें ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है रिलेटिव कि जो जितना अच्छे से जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो उतना ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो ये जो मेटल M है ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और
जो इसके सामने नॉन मेटल आएगा जनरली उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो हम बोल सकते हैं कि इन एल्कली मेटल्स में क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिल्कुल डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारी फिफ्थ रिएक्शन है वो यही है कि जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं उनमें रिड्यूसिंग नेचर होता है। अब सारे अल्कली मेटल्स रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, हमें क्या करना होगा, कंपैरिजन। बिल्कुल करेक्ट बात है। कंपैरिजन करें अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम में, तो डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो आप देखोगे कि जो रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है। अब ये हमें कैसे पता लगा कि डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया गया कि क्यों डिक्रीज हो रहा है। सो बच्चों ये हमने पता किया कि कौन मेटल ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर रहा है और कौन नहीं, यूजिंग दी ई नॉट वैल्यूज। ये जो आपका चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए देखना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो कितना दूसरे सामने वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर पाता है, उसके लिए हम उसकी ई नॉट वैल्यू को स्टडी करते हैं। नेगेटिव द ई नॉट वैल्यू ग्रेटर द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो इनमें अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों तो लिथियम की मैक्सिमम नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होते हैं, दैट इज द रीजन दैट लिथियम इज most reducing in nature as compared to all other alkali metals, or we can say group 1 elements. So reducing nature क्या होता है वो हमने समझ लिया, एंड इन 5 एलिमेंट में से लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा क्यों है वो भी हमने समझ लिया। सो इसी के साथ जो आपका फिफ्थ रिएक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बस एक सिर्फ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी बची है, विच इज वी कैन से डिफरेंट, एंड आई थिंक this is not discussed before. This term or this type of reaction you have not studied before, although it is a simple reaction and it is generally shown by group 1 and group 2 elements both. दोनों ही शो कर सकते हैं, जितने भी हमारे s ब्लॉक एलिमेंट है सब ये वाला रिएक्शन शो कर पाते हैं। So जो आपका 6th रिएक्शन है दैट इज फॉर्मिंग सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर हम एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दे, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सो उसका क्या नेचर शो होता है, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। सो बच्चों जब हम एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि एज अ रिजल्ट आपको एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ओके। एंड इस सॉल्यूशन के नेचर की बात करें तो बच्चों ये कंडक्टिंग इन नेचर होता है, जो ये सॉल्यूशन है। अब कंडक्टिंग इन नेचर कब होगा, जब उसमें एटलीस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्यों ये कंडक्टिंग होता है। रिएक्शन अगर हम देखें, मेटल है, जैसे इसका सॉल्यूशन होगा तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, M+ बना लेगा, प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाएगा। ये M+ आयन फर्दर अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हमें नहीं पता कितने अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो हम X अज्यूम कर लेंगे, और कॉम्प्लेक्स बनता है MnH3X और ओवरऑल चार्ज आ जाता है इस पे प्लस। सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो भी अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट हो जाता है। हमें नहीं पता कि एक इलेक्ट्रॉन कितने अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हुआ, तो हम इसको Y मान लेंगे। एंड यहाँ जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज दिस, सॉरी इट इज इलेक्ट्रॉन है। सो जैसे ही मेटल को आप लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको ये दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिलता है, एंड ये वाला जो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से इन सॉल्यूशंस का कलर डीप ब्लू होता है, और ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंडक्टिंग इन नेचर। आई होप कि आपको सारी रिएक्शंस बिल्कुल क्लियर हो, एंड विद दिस ऑल ऑफ आवर रिएक्शंस आर कंप्लीट। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी इसकी वो हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कली मेटल कंपाउंड्स।
बच्चों जो हमने अभी देखा कि एल्कली मेटल कैसे कैसे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके हमें न्यू न्यू प्रोडक्ट्स दे रहा था। अब ये जो उसके प्रोडक्ट्स बने हैं, जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं, इन्हीं कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम जनरलाइज करने वाले हैं। ऑल्दो हमने देख लिया कि ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, हैलाइड्स बनते हैं, बट इनके कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक में दी हुई है, काफी थियोरेटिकल है, ठीक है। उसमें से मेन पॉइंट मैं यहाँ पे उठाने वाली हूँ अभी, ठीक है। फर्स्ट देखो, जो आपको जनरल प्रॉपर्टीज कुछ बताई गई हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की, ओके। सो रिएक्शन हमने देख ही लिया कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इधर इट इज पॉसिबल कि यही मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा हो, हाइड्रोक्साइड बना रहा हो, ओके। देखते हैं जी कैसे। ये हमने देख लिया, जो लिथियम होता है वो सिंपल मोनोक्साइड बनाता है, राइट। जो सोडियम होता है इट मेक्स पेरोक्साइड, एंड जो हमारे पास क्या है बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, दोज मेक सुपर ऑक्साइड, राइट। ये हमने टाइप ऑफ ऑक्साइड देखी। These oxides when react further with water forms hydroxides. For example हमारे पास ये टाइप का ऑक्साइड है M2O, ये जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड, और साथ में फॉर्म करेगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन, M2O रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, M2O2 सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड, और क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोक्साइड बनाता है, और प्लस साथ में फॉर्म करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। जो हमारा लास्ट है सुपर ऑक्साइड, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, पर साथ में क्या फॉर्म करते हैं, पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। So this is the overall reaction which occurs for the three types of oxides to give the hydroxides. नेचर की बात करें, हमें पता ही है कैसे ऑक्साइड्स हैं ये। अगर हम बात करें कलर की, तो जो हमारे सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं और पेरोक्साइड होते हैं जनरली कलरलेस इन नेचर होते हैं, जबकि जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो येलो या फिर ऑरेंज कलर शो करते हैं जनरली, ठीक है। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ओके। इन हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जनरली व्हाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर होता है और बेसिस में सॉल्युबल होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। चलो ये हो गया हमारे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज। सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड जो हमें देखना है बच्चों, दैट इज हैलाइड्स, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। सो इसमें कुछ हैलाइड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, सच्ची बताऊं तो कुछ न्यू ज्यादा पॉइंट बताया नहीं हुआ है, बस यही बताया कि जो हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, एंड ये हमें पता ही है कि जो इसके हैलाइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड्स। लिथियम हैलाइड्स क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। सो हैलाइड्स के बारे में इतना ही बताया है। थर्ड टाइप जो हमें पढ़ना है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये कैसे बनता है, बेसिकली क्या है, जो हमारा मेटल है वो जब किसी ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इन टर्न वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, एंड प्लस ऑब्वियसली हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये ऑक्सो एसिड टर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टर्म को समझना, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है जी। ऑक्सो एसिड की डेफिनेशन क्या है, एक हो गया हमारा मिनरल एसिड जिसमें हम H प्लस प्रेजेंट रखते हैं, एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड्स की, ये कौन से एसिड्स होते हैं, ये बच्चों ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, एंड वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्टली बाउंड होना चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे ये वाले एसिड है, H2SO4 जैसे हो गया, H3PO4 हो गया, एंड आपका H2CO3, HNO3, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सो एसिड ही होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा ये ऑक्सो एसिड है, बाय सीइंग द स्ट्रक्चर। H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर देखें, सल्फर टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है, उसमें से 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये डायरेक्ट बॉन्ड है, यही क्या थी, ऑक्सो एसिड की कंडीशन। सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड। बात करें H3PO4 की, इसमें फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो ये इस तरह से बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड
और बाकी 3 OH के साथ। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्टिफाई भी हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखो ये जो OH बॉन्ड है ये यही तो है, सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड। सो बच्चों ये सब क्या है, आपके ऑक्सो एसिड है एंड इसके साथ रिएक्शन करके क्या होगा, सिंपली इनके सॉल्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में आपका जो मेटल है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल सल्फेट्स। अगर यही मेटल रिएक्ट करेगा H2CO3 के साथ तो क्या बना लेगा, मेटल कार्बोनेट्स। फॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल फॉस्फेट्स। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल नाइट्रेट्स। सो एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द सोर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अगर इनके नेचर की बात करें तो ये जनरली थर्मली स्टेबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्टेबल टू हीट होते हैं, ठीक है। सो ये इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं, जो ये सॉल्ट्स होते हैं। सो विद दिस आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कली मेटल्स कंपाउंड इज कंप्लीट। Coming on to the last topic of this chapter, which is anomalous behavior of lithium. अब बच्चों ये ट्रेंड ना आप पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, बेसिकली उसका नेचर आप देखोगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे कि बाकी ग्रुप एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम का अगर हम कंपैरिजन करें सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज में भी देखा कि डिफरेंट बिहेव करता है। अब डिफरेंट बिहेव करता है वो हम उसके ट्रेंड से बता सकते हैं, बिकॉज का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होती है। अगर हम बात करें इसकी पोलराइजिंग पावर की, वो भी काफी हाई होती है बिकॉज स्मॉल साइज है केटायन का। सो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी एलिमेंट्स ग्रुप के नहीं शो कर रहे हैं। सो इसके ऑब्वियसली जो रिएक्शन होंगे उसमें भी ये हमें रिफ्लेक्ट होगा कि लिथियम का डिफरेंट बिहेवियर है। यही रीजन है कि लिथियम के कंपाउंड्स को अगर हम देखें और उसका एज मेटल भी कंपैरिजन करें बाकी मेटल से, तो बाकी मेटल के कंपैरिजन में ये हार्ड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली हाई होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो ये हमने देखा है कि सिर्फ लिथियम है जो बाकी एलिमेंट से अदर क्या बनाता है, सिंपल ऑक्साइड बनाता है। बाकी या तो पेरोक्साइड बना रहे हैं या सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। एंड ऑल्सो ये एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके साथ भी रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो ये भी हमने देखा कि ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, ओके। अगर इसके हाइड्रेशन की बात करें तो मैक्सिमम हाइड्रेटेड होता है, और ये इसके लिथियम क्लोराइड पता है आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बनाते हैं, जबकि बाकी आप एल्कली मेटल्स देखोगे इसी ग्रुप के तो वो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स नहीं बनाते हैं, ये बनाता है, ठीक है, ओके। और इसकी क्या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, यही सब थी, ठीक है। कैसे कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रेट्स बना रहा है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसके जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल LiF, Li2O, ये थोड़े वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, इसी को हम बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर, जो बाकी शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिथियम शो कर रहे हैं। एंड आपको पता है इसी एनॉमलस बिहेवियर की वजह से पीरियोडिक टेबल में एक ट्रेंड और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें जो एलिमेंट्स एक दूसरे के डायगोनली ओरिएंटेड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें Li, Na, एंड इधर हमारे पास आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंड इधर आ गया बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम। सो यहाँ पे आप देखोगे कि बच्चों जो लिथियम और आपका मैग्नीशियम है वो एक दूसरे के डायगोनली ओरिएंटेड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर देखी गई। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी देखी गई। क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट साइज में सिमिलैरिटी थी। जो लिथियम और मैग्नीशियम था उनका जो आयनिक रेडियाई था काफी क्लोज था, ठीक है, कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ओके। अगर बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, जैसे लिथियम क्या बनाता है, मोनोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी मोनोक्साइड बनाता है। जैसे लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दोनों ही इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है।
और अगर हम बात करें हाइड्रेट्स की, जैसे लिथियम का हाइड्रेट बनता है LiCl.2H2, ऐसे ही मैग्नीशियम के भी हाइड्रेट एग्जिस्ट करता है MgCl2.6H2। सो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो मैग्नीशियम भी काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, यही सब है जो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई थी, एक दूसरे से मैच हो गई थी, ठीक है जी। So this is how we can justify the diagonal relationship between lithium and magnesium. So with this we can conclude this video of ours, and now your S block elements is complete in this one video for the part group 1 elements. अभी आपका group 2 elements remaining है, जिसमें हम यही सब ट्रेंड्स, यही प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे उन एलिमेंट्स के लिए। वो हम डिस्कस करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अगर यहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।